Okay, good morning to you all, and I welcome you on the Education Express channel in this income tax class, and we are talking on depreciation. और पिछले सेशन में हमने इस पर एक एग्जाम्पल देखा था किस प्रकार से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, और जैसे आपको पिछली बार बताया गया था कि इनकम टैक्स में अलग प्रोसीजर है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। हम क्या करते हैं कि जो संपत्तियां जिन पर डिप्रिसिएशन दिया जाता है पहले उनको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे मशीन्स एक और प्लांट एक क्लास में हो गया, फर्नीचर दूसरे क्लास में हो गया, बिल्डिंग तीसरे क्लास में हो गया, और जो टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स हैं वो अलग क्लास में हो गई। और हर एक की जैसे प्लांट एंड मशीन की डिप्रिसिएशन की 5 रेट है, लैंड एंड बिल्डिंग में 3 प्रकार की रेट है, फर्नीचर में 1 प्रकार की रेट है। इस तरह से उनको अलग अलग फिर रेट के वाइज ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मशीन और प्लांट 5 तरह की है, ABCDE, और A और B जो मशीन प्लांट है उस पर डिप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो 10% की रेट वाली मशीन प्लांट एक ब्लॉक में, 10% से अलावा दूसरी रेट की मशीन और प्लांट है वो दूसरे ब्लॉक में आ जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे हर संपत्तियों के। मशीन और प्लांट के 5 ब्लॉक बनेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के 3 ब्लॉक बनेंगे, फर्नीचर के 2 ब्लॉक बनेंगे। इस तरह से इनके ब्लॉक बना दिए जाएंगे, और उस ब्लॉक में कुल जितनी संपत्तियां हैं उन सब पर एक साथ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ये है इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन अलाउ करने का तरीका। इस तरीके से हम डिप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। बिजनेसमैन ने क्या किया ये वो जाने। इनकम टैक्स इस तरह से डिप्रिसिएशन अलाउ होगा वो उतना ही आपको स्वीकार करेगा, बाकी पर टैक्स लग जाएगा। ये उसका प्रोसीजर होता है कैलकुलेट करने का। ओके, ये हमने पहले पिछले सेशन में एक एग्जांपल के थ्रू देखा था। आज हम कुछ नई बातें कर रहे हैं डिप्रिसिएशन से रिलेटेड ही। इसमें ऑन न्यू मशीन परचेज्ड, यदि किसी ब्लॉक में कोई नई संपत्ति खरीदी गई हो, मशीन और प्लांट की बात कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की नहीं, फर्नीचर की नहीं, ट्रेडमार्क या जो इंटेंजिबल असेट है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द फर्स्ट ब्लॉक दैट इज़ मशीन एंड प्लांट, उसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, और किसी के रेफरेंस में बात नहीं है। तो इफ़ यू हैव परचेज्ड ए न्यू मशीन और एनी न्यू प्लांट इन द प्रीवियस ईयर, और उससे पहले खरीदा हो, बट इट कम्स इन यूज इन द प्रीवियस ईयर, परंतु उसका उपयोग पहली बार गत वर्ष में किया जा रहा है, तो आई रिपीट, यदि आपने कोई मशीन प्लांट नया खरीदा हो जिसका उपयोग पहली बार गत वर्ष में कर रहे हों, गत वर्ष मीन्स 2019-20, ओके, 2019-20 में इसका उपयोग पहली बार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहली बार उपयोग में आने वाले मशीन और प्लांट पर एडिशनल डिप्रिसिएशन देंगे। एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर। ध्यान रहे। Now what do you mean by the additional depreciation? Additional depreciation means कि जो रेगुलर डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए 30% की रेट का ये प्लांट है, ये मशीन है, तो 30% डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही। उसके अलावा आपको ये एडिशनल डिप्रिसिएशन और देना होगा, और वो होगा 20% प्रति वर्ष।
प्रतिवर्ष का मीनिंग आप पहले जान चुके हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि कोई संपत्ति व्यापार में 180 या इससे अधिक दिन तक काम में आए तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। और यदि वो मशीन संपत्ति 180 दिन से कम काम में आए तो डेप्रिसिएशन आधा कर दिया जाएगा। 20% का 10% कर देंगे, 30 का 15 कर देंगे, 10 का 5% कर देंगे। बात समझ में आ गई है? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई नई मशीन और प्लांट आपने खरीदा और गत वर्ष में उसका उपयोग में लेकर आए और मान लीजिए उपयोग किया 1/1/2020 को, 1 जनवरी 2020 को, तो जनवरी फरवरी मार्च केवल 3 महीने उपयोग हुआ, 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स इंटू 30 डेज से गुणा करेंगे तो 90 डेज हुआ, और 90 डेज का मतलब हो गया लेस देन 180 डेज, 180 से कम दिन हो गया। और जब 180 से कम दिन हुआ तो यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होगा वो 20% इंटू 1/2, आधा या 50% कर दें, हाँ 50% कर दें उसको। इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे व्हेन इन केस ऑफ द न्यू मशीन और प्लांट इज़ इंस्टॉल्ड। ध्यान रहे इस चीज़ का। इस तरह से ये न्यू मशीन और प्लांट पर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन स्वीकार करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद ये ले लीजिए शॉर्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन का। Okay, now the next term, that is the short term capital gain, पूरा नाम है अल्पकालीन पूंजी लाभ। ये आगे भी काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद इसी का नंबर आने का है, कैपिटल गेन के नाम से, तो पूंजी लाभ के नाम से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखिएगा, यदि किसी गत वर्ष में कोई मशीन या संपत्ति आपके पास थी और उस मशीन या संपत्ति जितनी में उस ब्लॉक में जितनी संपत्तियां थी, यदि वो सभी बेच दी जाएं तो उस वर्ष कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। और उससे पहले एक और बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ, यदि कोई संपत्ति जिस ब्लॉक की है उसमें सब जो विक्रय मूल्य आता है वो यदि अपलिखित मूल्य से अधिक हो जाए तो वहाँ पर भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, और जो अधिक के होगा उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें ए बी सी 3 संपत्तियां हैं और इन 3 की जो टोटल रिटन डाउन वैल्यू है वो मान लीजिएगा 12 लाख रुपए है, मान लिया। फिर हमारा नियम क्या कहता है कि इस ब्लॉक में जो कोई संपत्ति आपने नई खरीदी है तो वो जोड़ दें, ऐड परचेज ऑफ मशीन। मान लीजिए डी मशीन आपने खरीदी है
तो ये जोड़ा 3 लाख रुपए की है, तो 3 लाख रुपए जोड़ दिए, तो टोटल हो गया 15 लाख रुपए। टोटल WDV रिटन डाउन वैल्यू हो गई। फिर इस ब्लॉक की यदि कोई संपत्ति बेची है तो वो घटा दें। मान लीजिए हमने ए और बी संपत्ति को बेचा, लेस सेल्स ऑफ मशीन ए, वो बेची मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की, और मशीन बी को बेचा मान लीजिए वो 18 लाख की। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया, सॉरी 8 लाख की बेची, तो टोटल हो गया 18 लाख सेल्स, और मशीन की कीमत है रिटन डाउन वैल्यू टोटल ही 15 लाख है, ये 18 लाख में बेचा। तो अब देखिएगा नीचे का टोटल अधिक आ रहा है, ऊपर का कम आ रहा है। तो यदि सेल्स वैल्यू कम है टोटल रिटन डाउन वैल्यू से, तो ये अंतर होगा, डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस? 18 लाख माइनस 15 लाख, ये जो डिफरेंस होगा 3 लाख का, वो कहलाएगा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो नो डेप्रिसिएशन, उस साल इस ब्लॉक पर किसी भी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया जा सकता। ध्यान रहे, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन दिस ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक पर। उसमें चाहे ABCDE कितनी भी संपत्तियां हो, आप उसमें कोई डेप्रिसिएशन स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो टोटल रिटन डाउन वैल्यू से अधिक आ रही है। तो और जो आधिक्य है, एक्सेस मनी है, वह कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ। इस पर डिटेल में बात हुई, इसका टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद ही टॉपिक आएगा कैपिटल गेन का, वहाँ पर अलग अलग तरह की कैपिटल गेन के कैलकुलेशन होते हैं, तो उसमें इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक में किसी संपत्ति पर कोई डेप्रिसिएशन स्वीकार्य नहीं होगा, नो डेप्रिसिएशन। क्लियर होगी बात? ओके। एक बात और इसी में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा एक बात और, नो डेप्रिसिएशन व्हेन ऑल असेट्स ऑफ द ब्लॉक सोल्ड आउट। यदि आपने जिस ब्लॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ब्लॉक में सभी संपत्तियां बेच दी हैं, तो भी उस ब्लॉक पर उस वर्ष कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। चाहे कम मूल्य पर बेची हो या ज़्यादा मूल्य पर बेची हो, ये फर्क पड़ने वाला नहीं। पर यदि फर्स्ट ब्लॉक में 3 संपत्तियां ABC थी और गत वर्ष में 19-20 में आपने तीनों ABC को बेच दिया, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। यदि कम मूल्य पर बेचा तो भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा मूल्य पर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता जो होगा, पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अर्थात यदि आपने किसी ब्लॉक की सभी संपत्तियों को, यदि एक संपत्ति तो एक को बेच दिया, 5 तो 5 को बेच दिया, मतलब उस ब्लॉक की जितनी भी संपत्तियां हो सभी की सभी बेच दी हो, उस वर्ष भी आप उस ब्लॉक पर कोई डेप्रिसिएशन स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, बेचने का जो अंतर होगा, टोटल रिटन डाउन वैल्यू और सेल्स वैल्यू का जो डिफरेंस होगा,
वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है, शॉर्ट टर्म कहलाता है वो, तो वो हो सकता है पर डिप्रिसिएशन नहीं होगा, ध्यान रहे, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, अब उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यदि आपके पास किसी ब्लॉक में जो संपत्तियां थीं उसमें से कुछ संपत्तियों को आपने बेच दिया, बेचने से आपको यदि हानि प्राप्त हो रही है तो वो कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। और जिस साल कैपिटल लॉस होगा उस साल भी आप डिप्रिसिएशन नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, ये कैपिटल लॉस की बात आ रही है। ये मान लीजिएगा फर्स्ट ब्लॉक था आपके पास जिसमें A, B, C ये मशीन्स थी। इन मशीन की टोटल रिटन डाउन वैल्यू थी मान लीजिए 15 लाख रुपए। आपने कोई नई संपत्ति खरीदी तो उसको का मूल्य जोड़ें, एड कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, परचेज्ड, और नई मशीन आपने खरीदी मान लीजिए 2 लाख की, ये जोड़ा इसका मूल्य 15 2 17 लाख रुपए हो गया। अब आपके पास लेस सेल किया मशीन ए और बी को, लेस सेल ऑफ मशीन ए एंड बी, इनको बेचा और बेचने पर मान लीजिए आपको प्राप्त होते हैं 12 लाख रुपए। तो बेचने का जो मूल्य है वो कम है और जो टोटल रिटर्न वैल्यू अधिक है, तो 17 में से 12 डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5 लाख रुपए। और इस साल भी नो डेप्रिसिएशन। यदि हानि है तो भी उस ब्लॉक में आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस में कैपिटल गेन में आगे आप चल करके देखेंगे इसको छूट मिल जाती है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 50 लाख रुपए की इनकम हुई तो 5 लाख रुपए की ये हानि हो गई है, तो 50 में से 5 लाख घटा के 45 लाख रुपए इनकम मानी जाएगी, तो वहाँ पर बेनिफिट मिल जाता। इसलिए दो जगह बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, कहने का मीनिंग ये है। इसलिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं देंगे, कैपिटल लॉस की रिकवरी होगी आपके आगे चल कर के, पर यहाँ पर कोई नहीं। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। आइए आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक बातों को लेकर हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8वां उदाहरण आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए क्या कहता है 8वां उदाहरण आपको। 1 अप्रैल 2019 को श्री राम की मशीनों का अपलिखित मूल्य 5 लाख रुपए था, सभी मशीनों का मूल्य। मशीन के इस समूह पर ह्रास की दर 15% है। गत वर्ष 19-20 में निम्न व्यवहार हुए। पहला, एक नई मशीन जिसका 1 अप्रैल 2019 को अपलिखित मूल्य 50,000 रुपये था, 12 अप्रैल 2019 को आग में नष्ट हो गई। बीमा कंपनी ने 30,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए बीमा कंपनी से। तो जो 50,000 की संपत्ति थी उससे 30,000 रुपये ही प्राप्त हुए, तो एक प्रकार की हमें हानि हो गई है। और ये मशीन जो थी वो कितने दिन काम करे, उसने 12 अप्रैल को तो इस साल कोई काम ही नहीं किया उसने। 1 अप्रैल को नया वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल 19 को,
और 12 अप्रैल को वो एक्सीडेंट हो गया, आग में नष्ट हो गई। तो 1 अप्रैल से मतलब 12 दिन ही काम कर पाई मशीन। ओके, फिर उसके बाद कहता है एक श्री राम ने 8 जुलाई 2019 को एक नई मशीन स्थापित की जिसकी लागत 1,90,000 रुपये थी। ये मशीन केंद्रीय सरकार की एक प्रयोगशाला में विकसित तकनीक पर आधारित है। श्री राम ने 10,000 रुपये की स्थापना पर व्यय किए। तो 1,90,000 रुपये की मशीन है, 10,000 रुपये स्थापना पर व्यय हुए। मशीन की कीमत मानी जाएगी 2 लाख रुपये, जोड़ देंगे उसकी स्थापना के खर्चे को। और 2 लाख रुपये की मशीन पर फिर उसने जो भी डिप्रिसिएशन है, और ये 8 जुलाई को स्थापित की। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 180 दिन से अधिक काम में ही तो पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन देंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये देंगे कि इस मशीन पर हमें एडिशनल डिप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा, और एडिशनल डिप्रिसिएशन जो होगा उसकी रेट होती है 20%। ओके, थर्ड पॉइंट। उसके बाद कहता है कारखाने में कार्य की दशा को सुधारने के लिए श्री राम ने निम्नलिखित व्यय किए। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 22 नवंबर 2019 को खरीदी गई नई मशीन की लागत 1,60,000 रुपये। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो मशीन खरीदी जाती है उस पर भी डिप्रिसिएशन मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये मशीन पर मिल रहा है डिप्रिसिएशन। तो फिर कहता है 3,000 रुपये प्रति कूलर की लागत से 10 कूलर लगवाए हैं। फिर कहता है कंप्यूटरीकरण के लिए 2 लाख रुपये व्यय हुए हैं। कार्यालय प्रयोग के लिए 25 को 10,000 रुपये कुछ पुस्तकें खरीदी हैं। पुस्तकें भी एक प्रकार की संपत्ति मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर को एक मशीन का किराया क्रय आधार पर खरीदी गई है जिसके लिए श्री राम ने को 5,000 प्रत्येक 10 तिमाही किस्तें चुकानी होगी। मशीन का नकद मूल्य 42,000 रुपये था। आप ये भी जानते हैं कि यदि किराया क्रय पद्धति के आधार पर कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो संपत्ति के स्वामी आप नहीं हैं, ये निश्चित है। किराया क्रय पद्धति का कानून यह कहता है कि जब तक सभी किस्तों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक संपत्ति का स्वामित्व संपत्ति के मालिक के पास, वो जो जिसने संपत्ति बेची उसके पास रहेगा। खरीदार के पास संपत्ति का स्वामित्व तभी आएगा जब वो सभी किस्तों का भुगतान कर देता है। परंतु डेप्रिसिएशन के लिए किराया क्रय पद्धति पर क्रय की गई संपत्ति के लिए स्वामित्व क्रेता का ही माना जाएगा, डेप्रिसिएशन के लिए केवल, और किसी काम के लिए नहीं। फिर उसके बाद कहता है बस 2020-21 के लिए डेप्रिसिएशन ज्ञात कीजिए। अतिरिक्त ह्रास को छोड़कर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देना है। देखिएगा, जो नई मशीन लगाई गई है ये पहले पॉइंट में 50,000 रुपये की दूसरे पॉइंट में, उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देना है, ये ध्यान रहिए, उसने मना किया है। तो बाकी पर में डेप्रिसिएशन एज यूजुअल जो होता है वो लगाना। आइए
ऊपर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अपनी सुविधा के लिए 1 या 2 कॉलम जो बना सकते हैं बना लें, बाकी का स्पेस ये वर्किंग नोट के लिए रहेगा। करें शुरू? ओके। केवल एक ही ब्लॉक की संपत्ति है जिसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने दे रखी है 15%। फर्स्ट ब्लॉक, ब्रैकेट में हो जाएगा मशीन्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गए। इस दिन ऑन 1 अप्रैल 2019 इस ब्लॉक में कुल संपत्तियां जो दे रखी हैं उनका अपलिखित मूल्य है 5 लाख रुपए। रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इट इज गिवन टू यू ₹5 लाख। ठीक है। अब इस वर्ष, इस गत वर्ष में यदि कोई नई संपत्तियां खरीदी हो इस ब्लॉक की 15% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वाली, तो उनके मूल्य को जोड़ दें, ऐड। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन of this block purchased। यदि कोई संपत्तियां इस ब्लॉक की खरीदी हैं तो उन्हें जोड़ दें। ज़रा देखिएगा हमने क्या ख़रीदा है। फर्स्ट पॉइंट में एक मशीन जिसका मूल्य 2,19,000 को अपलिखित मूल्य 50,000 रुपये था, 12 अप्रैल 2019 को आग से नष्ट हो गई। बीमा कंपनी से 30,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए। तो ये तो नष्ट होगी, खरीदी वाली बात नहीं है। दूसरा वो कहता है मशीन की स्थापना, एक नई मशीन की स्थापना 1,90,000 रुपये में थी। यह केंद्र सरकार के एक प्रयोगशाला में विकसित तकनीक के आधार पर है। और अब यदि मशीन ये खरीदी गई है और ये खरीदी 8 जुलाई को, तो पूरे 180 दिन से ज़्यादा काम आ गई है। तो 80 दिन से काम आ गई है तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नियम ये है कि जब प्रदूषण नियंत्रण की मशीन जिस वर्ष खरीदी जाती है उस पर 100% डिप्रिसिएशन दिया जाता है। चेक कीजिएगा, कैलकुलेटर में रेफरेंस बता देता हूँ। प्रदूषण नियंत्रण के लिए खरीदी गई मशीन पर 100% डिप्रिसिएशन। एक तो ध्यान रखिएगा पेज नंबर 301 पर यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मशीन खरीदते हैं तो उस पर 100% की डिप्रिसिएशन न दे रखी है। चेक कीजिएगा, 100% देखो ना, 301। अच्छा पेज अलग है आपके तो। हाँ, ये देखो एक टॉपिक अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यही है इसी में ये देखो वे संपत्ति में उपयोग करते थे वैज्ञानिक अनुसंधान, यही है ना। इसमें देखो 100% का ही होगा, ये 100% की डिप्रिसिएशन छूट होती है। ठीक है,
तो 1,90,000 का 100%, तो 90 क्या? 1,90,000 क्यों? 1,90,000 10,000 रुपये स्थापना के 2 लाख हो जाएंगे। इस पर 100% की छूट होगी। 20 2 लाख का 10%, बिल्कुल 2 लाख का 100%, 2 लाख का 2 लाख की छूट पूरी छूट देंगे। तो इसको अलग से लेंगे, टेकअप करेंगे। फिर उसके बाद कहता है ये प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संपत्ति, इसलिए इस पर 100% की डिप्रिसिएशन की छूट होगी। बीमा कंपनी से 30,000 रुपये क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुए, ये भी नहीं लिखे जाएंगे? ये संपत्ति कहाँ है? ये तो इंश्योरेंस है जो बाद में कम हो जाएगा। ये तो प्राप्त हो रहा पैसा, खरीदा थोड़ी। फिर उसके बाद कहता है ये वायु प्रदूषण का हो गया। 1,60,000 रुपये की मशीन ये है एक, इस पर भी 100% की छूट होगी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो देखिए 2 मशीनें हो गई है अभी तक। एक पोल्यूशन कंट्रोल पर यदि कोई संपत्ति खरीदते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण के को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन मशीन और प्लांट पर उस वर्ष 100% की छूट देगी डेप्रिसिएशन की। ठीक है। उसी प्रकार से यदि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई मशीन या प्लांट खरीदा जाता है उस पर भी 100% की छूट दी जाएगी, बशर्ते वो मशीन और प्लांट जो खरीदा गया है उसे सरकार ने मान्यता दी है इसी संस्था को। ऐसा नहीं हर किसी संस्था में मशीन प्लांट खरीद लिया वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसको छूट मिल जाएगी। केवल उसी संस्थान को ये छूट प्राप्त होगी जिस संस्थान को सरकार ने मान्यता प्रदान की है। और यदि वो संस्था वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई कार्य कर रही है, उसके लिए कोई मशीन प्लांट खरीदती है तो उसको 100% की छूट मिलेगी। ठीक है, ये भी हो गया। तो इसको भी 100% वाली छूट मिलेंगे भी, ये भी छोड़िएगा, इसको भी याद दिलाइएगा उस समय। फिर उसके बाद 1,90,000 हो गया, ये 1,60,000 रुपये की हो गया। फिर 10 अगस्त 2019 को कारखाने में 3,000 रुपये प्रति कूलर के हिसाब से 10 कूलर खरीदे। ओके, एड कूलर 10 कूलर्स 3,000 कूलर सर। अच्छा 10 कूलर से भाई 3,000 की रेट से एट द रेट ऑफ 3,000 तो 30,000 रुपये ये जोड़ दें। फिर आगे बात देखिएगा, 24 दिसंबर को कार्य कंप्यूटरीकरण के लिए 2 लाख रुपए ये भी अलग से काम में लिए जाएंगे। इस पर भी 100% रिबेट मिलती है कंप्यूटर पर, अभी छोड़िएगा। फिर उसके बाद आइएगा कार्यालय प्रयोग के लिए 10,000 रुपये कुछ पुस्तकें खरीदी गई। पुस्तकों को भी संपत्ति माना जाता है। जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, वकील हैं, तो इनके लिए तो बुक्स ही इनकी एसेट हो गई, तो उन पर डेप्रिसिएशन मिलता है। इन पर भी छूट मिलेगी पूरी। बुक्स परचेज कितने की हो गई है? 10,000 की बुक्स परचेज्ड। $10,000 है। 10,000 की कहाँ भाई है? सर ये तो कह रहा है कार्यालय प्रयोग के लिए श्री राम ने 25 जनवरी 2020 को 10,000 रुपये की कुछ पुस्तक खरीदी। अच्छा ठीक हाँ ठीक है, मैं सर दूसरे फिगर आ रहे। फिर लिखिएगा परचेज ऑफ हायर परचेज HP, हायर परचेज ऑफ मशीन, हायर परचेज पे खरीदी और वो है 42,000 की। आपको बताया हायर परचेज में संपत्ति की स्वामी नहीं होती खरीदने वाली संस्था, परंतु डेप्रिसिएशन के लिए माना जाता है। बस यही है। टोटल कर लें कितना होता है यहाँ पर? 5 लाख 3 4 4 8 5,82,000 5,82,000
लेस यदि कोई संपत्ति आपने बेची हो तो लेस, कोई संपत्ति बेची नहीं है चेक करें, परंतु एक संपत्ति है जो हमारे एक तरह की बेचने जैसी है और वो है जो संपत्ति नष्ट हो गई है, उसे बीमा कंपनी से पैसा मिला, लेस क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और वो क्लेम बता रहा है 30,000 रुपये का, चेक करें, क्षतिपूर्ति मिल रही है, 5,52,000 रुपये। 6 लाख लेस करना है ना, 6 से। हाँ, भूल ही गई। रिटन डाउन वैल्यू 5,52,000 रुपये। हाँ जी। अब डेप्रिसिएशन देंगे, देखना इस पर डेप्रिसिएशन। ये संपत्तियां जो खरीदी थी आपके, एक तो 5 लाख की ना, एक तो 25 जनवरी को खरीदी 10 रुपये की 10,000 की बुक्स, चेक करें, तो जनवरी फरवरी मार्च 180 दिन से कम काम में, ये आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पर ध्यान रहो, ठीक है। दूसरा, 11 दिसंबर को आपने किराया क्रय पर खरीदी, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 30 चौक 120, इस पर भी पूरा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? देख लो क्या करना। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी मैम, बट मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। इसमें फर्स्ट 8 क्या रेट थी मशीन की, 15%। अब 5,52,000 में से 52,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो हाफ रेट पर होगी, तो ये हो जाएगा, यहीं पर ही लिखना है, लेस डेप्रिसिएशन 8 हाफ रेट। एक तो है बुक्स 10,000 की, और हायर सेकंड है HP मशीन, हायर परचेज पर मशीन 42,000 की, टोटल 52,000 हटा दें। तो ये हो जाएगा 5 लाख पर। तो पहले डेप्रिसिएशन ले 5 लाख पर इंटू 5 लाख, बोलो 15 पंजा 75,000 डेप्रिसिएशन, तो ये हुआ 8 सेकेंड हाफ रेट, डेट इज 7.5% इंटू 52,000, 39,000, कितना, 39,000 रुपये, 3900। 1000 सर। अरे 1000 कैसे हो जाएगा 52,000 का, 7.5% 3900 होगा। हाँ 3900, और टोटल डेप्रिसिएशन इन पर हो गया यहाँ तक अभी, और वो है 78,900। चले, फिर लिखिएगा डेप्रिसिएशन 8 100% रेट, 100% रेट वाली डेप्रिसिएशन कौन कौन सी मशीन है,
एक तो मशीन ऑन साइंटिफिक रिसर्च पहला फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो मशीन होती है वो, और वो मशीन है 1,90,000 प्लस 10,000 जोड़ें उसका स्थापना व्यय का, और टोटल 2 लाख पर होगा डिप्रिसिएशन। दूसरा कंप्यूटर्स, 2 लाख रुपए। थर्ड मशीन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, और वो मशीनें पोल्यूशन कंट्रोल की 1,60,000 रुपये। टोटल 5,60,000 इंटू 100%, 5,60,000 डिप्रिसिएशन ये आएगा। सर 80 लाख डेप्रिसिएशन और 100% रेट 5 लाख रुपए लाइन डेप्रिसिएशन। हाँ जी। फाइनल कॉलम में एक मिनट की रेट देख लें। साइंटिफिक रिसर्च की रेट चेक कर लें, 100% नहीं आ रही शायद, चेक करें। साइंटिफिक रिसर्च की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40%। ये है, हाँ रेट 40% है। हाँ गलती हो रही है, रेट बस डेप्रिसिएशन लिखते हैं, इस पर होगा एट द रेट ऑफ 40% और इन पर होगा 20%। क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर खरीदे गए हैं वो देखिए दिसंबर में, और जो ये पोल्यूशन कंट्रोल की मशीन खरीदी गई है नवंबर में, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये। तो हाँ ये यहाँ पे लिखें, नोट डाल के, नोट कंप्लीटेड 180 डेज, 182 दिन, 180 दिन, 180 डेज। तो 2 लाख का 20% बोलो, 40%, 80, और 2 लाख का 20% 40,000, और 1,60,000 का 20% 3,32,000, सॉरी, हाँ 32,000। ठीक है। अब टोटल बोल दें इसका, टोटल डेप्रिसिएशन $900, 2 और 8 10 की 0, 1 8 और 16 24 29, 2,30,900 आ रहा मेरे तो। हाँ सारा नहीं, सब पूरा टोटल डेप्रिसिएशन ये 2,30,900, इस प्रकार से इसके कैलकुलेशन आते हैं। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. Next day we will take up some unsolved problem
and that will be question number 2nd or 3rd. We'll take up tomorrow question number 2nd and 3rd on this topic, and then with this the topic will be over and we will proceed further for income from business. So I think it is quite clear to you all. I wish you good luck and thank you.